दोस्तों, इस दुनिया में शायद इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो गलतियों का एक पुतला होता है। लेकिन इंसान जब अपनी गलतियों का एहसास करे, आखिर उसको अगर समझे, तो हो सकता आगे उसे चलकर गलती ना हो। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि गलती करने के बावजूद भी अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वह बार बार एक ही गलती को दोहराते हैं और एक दिन जाकर उनके परिवार को भी उस गलती का बुरा नतीजा भुगतना पड़ जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, एक गलती करती, वह बार बार उस गलती को दोहराती है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसी गलती कर जाती है जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए वह जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आती है कि आखिर यह महिला जेल के सलाखों को क्यों पहुंची, तो लोग सुनते हैं तो पैरों नीचे ज़मीन से खिसक जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और साथ में एक बार अपना नाम भी आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में लिया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही जाना एक महानगर पड़ता है कानपुर, और ठीक उसी में ही फजलगंज एक जाना माना थाना भी पड़ता है। उसी थाने का ही सटा हुआ एक इलाका पड़ता है दर्शनपुरा। अब उसी इलाके के रहने वाले होते हैं राजेश कपूर, अब जिसकी उम्र लगभग अब 45 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 2 ही बेटे होते हैं। अब जिसमें बड़ा बेटा गौरव उर्फ गगन कपूर होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है, और उनका छोटा बेटा प्रतीक कपूर होता है। लेकिन गौरव जो होता है मौके पर BA सेकेंडरी की पढ़ाई भी कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ ओवर टाइम के तौर पर मौके पर अब केबल ऑपरेटर का भी अपने चाचा के साथ मिलकर काम कर लिया करता था। उसका काम यही होता था, अगर किसी भी कंज्यूमर की अगर शिकायत आता तो उसको तुरंत निपटारा करने के लिए वहाँ अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंच भी जाया करता था, और निपटारा कर कर ही वापस आया जा करता था। अपने इलाके में जितने भी केबल के शिकायत आए थे सभी को मौके पर अटेंड करने के लिए वही गौरव ही जाता था। अब सिलसिला जो है इसी तरह चलता है, तो तरीके से माहौल भी बदलता है गौरव के परिवार वालों का, गौरव की वजह से। लेकिन तभी बात ऐसा कुछ है जिस बात को सुनकर आप आज समझ नहीं पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 6 फरवरी का ही। तो रात का 10 बजे के आसपास का टाइम है, और गौरव खाना पीना खाकर आराम से जो होता है चारपाई पर सोने के लिए अब निकलता है। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है, और उस कॉल को जब रिसीव करता है तो पता चलता है कि ठीक जो होता है केबल ख़राब होने का अब उसके पास एक शिकायत आया हुआ है। अब उस शिकायत को सुलझाने के लिए मौके पर अपना मोबाइल अपने जेब में रखता है और अपना बाइक लेता है, और बाइक लेने के बाद थथड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट का वक्त बीतता है तो अपने ही अब थाने के इलाके में फजलगंज घुस जाता है। तो वहीं जैसे ही साइड में घुसता एक सुनसान जगह होता है, क्योंकि रात का अब सन्नाटा भी होने वाला होता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा बहुत बाइक को बड़ी तेज़ी में लेने की कोशिश करता। तभी वहाँ पर अब 3 लड़के अचानक एकाएक घेर लेते हैं, और घेरने के बाद गौरव के ऊपर बेरहम तरीके से कभी चाकू, कभी इधर हथियार और सब कभी डंबल से वार करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से गौरव तो वहीं चीख पड़ता है। लेकिन बगल में खड़े अब जो व्यक्ति होते हैं उसी समय देखकर पूरी तरह से थर-थर काँप कर वहीं खड़े से हो जाते, हिम्मत उनकी जवाब दे जाती है। लेकिन तब तक तो गौरव के साथ बहुत बेरहम तरीके से मार पिटाई कर उधर खड़े जो मौके पर हमलावर होते हैं और लहराते हुए वहाँ से फरार हो जाते हैं। और बगल में खड़े जो व्यक्ति होते हैं जैसे ही गौरव के करीब जाते हैं, देखते हैं गौरव पूरी तरह से खून से लथपथ और वहीं फर्श पे पड़ा हुआ है, तो उसी में से एक व्यक्ति होता है तुरंत 100 नंबर डायल कर देता है, और इसकी जो सूचना होता है जाकर अब फजलगंज पुलिस थाने को लग जाती है। और जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं, अपने पुलिसकर्मियों को लेते हैं, बड़े अधिकारी को सूचना देते हैं, और दल बल टीम को लेकर जो होता है अब उसी वक्त बिना टाइम गंवाए सीधा का सीधा अपने दल बल टीम को लेकर उसी समय उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां पर गौरव को कुछ
हमलावर घेरे हुए हमला कर चुके होते हैं। पुलिस की टीम जब पहुंचती है तो वहां पता चलता है उस इलाके के जो लोग होते हैं मौके पर भीड़ लगाए खड़े होते हैं। पुलिस की टीम अंदर जाती है, देखती है गौरव पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण करती है और गौरव को इलाज बस जो होता है अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में लेकर पहुँच जाती है। लेकिन डॉक्टर जैसे ही गौरव को देखते हैं तो उसी वक्त देखते ही पता चलता है कि गौरव की तो घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसी वक्त गौरव को ही मृत घोषित कर देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है और उसी वक्त गौरव की डेड बॉडी का वही निरीक्षण करती है और जब तेज तलाशी लेती है तो उसी में एक आईडी कार्ड मिलता है जिसमें साफ तौर पर गौरव कपूर लिखा होता है और नाम पता और उम्र में दर्ज होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त समझ जाती है कि बस करो यह डेड बॉडी सिर्फ गौरव कपूर का ही है, क्योंकि फ़ोटो आधार कार्ड में जो होता है पूरी तरह से गौरव कपूर से मैच कर रहा होता है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अब नाम पता लेते हैं। नाम पता लेने के बाद जो होता है पुलिस की टीम इसकी जो सूचना होता है अब गौरव के पिता जाकर राजेश कपूर और साथ में गौरव के माँ और भाई को दे दिया जाता है। और राजेश कपूर जब खबर पाते हैं अपनी पत्नी और अपने बेटे और साथ में पारिवारिक सदस्य को साथ लेते हैं और लेने के बाद वह ठीक जो होता है नज़दीकी सरकारी अस्पताल में रात में लगभग 2 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। और मोर्चरी में रखे हुए डेड बॉडी को जैसे पुलिस की टीम राजेश को दिखाती है, परिवार में उनके जो सदस्य होते हैं सभी लोग गौरव की बॉडी को देखकर वहीं दहाड़े मार चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन तब तक तो गांव वालों का जमावड़ा लग चुका होता है। सुबह का लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम हो चुका होता है और पुलिस की जो टीम होती है अब राजेश कपूर से यही पूछताछ कर लेना शुरू कर देती है कि आखिर तुम्हारे बेटे गौरव उर्फ गगन कपूर का किसी से क्या दुश्मनी था। तो इधर जो होते हैं राजेश कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे बेटे का सिर्फ एक ही दुश्मन है, वह कोई और नहीं है बल्कि साहब दूसरे इलाके का ही रहने वाला राजव यादव की ही हमारे बेटे से दुश्मनी है, क्योंकि ठीक 1 महीना पहले ही हमारे बेटे की बेरहम तरीके से जो पिटवाई होता है इधर राजा यादव ने ही ठीक खोया मंडी में करवाई थी। और साहब इसकी शिकायत तो हमने आपके थाने में भी दर्ज करवाया है। और पुलिस की जब टीम होती है अब राजेश से जब यह बात सुनती है, सुनने के बाद जो होता है पुलिस की टीम इस केस की छानबीन करने के लिए अब उसी वक्त लग भी जाती है। लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। तो पुलिस की जो टीम होती है इधर अब जाकर गौरव की बॉडी का तौर तरीके से पोस्टमार्टम जो करवाती है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद गौरव की बॉडी को इधर पूरे परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में राजेश लेते हैं, तौर तरीके से ले जाकर दाह संस्कार भी कर देते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर रिपोर्ट आने का इंतजार करती है और जब रिपोर्ट आ जाता है पुलिस की टीम के सामने चौंकाने वाला रहस्य भी निकल जाता है। पता चलता है गौरव की जो मौत हुई है पूरे शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे घाव और गोलियां दागने के निशान होने की वजह से ब्लड काफ़ी सारे बाहर आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कमी महसूस हुआ और शरीर जो होता पूरी तरह से प्राण पखेरु हो गया और इसी वजह से गौरव की मौत हुई है। और शरीर पर लगभग 10 से ज़्यादा से घाव होते हैं गहरे गहरे पाए गए होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है जो मामला पूरी तरह से अब रंजिश का मामला है, क्योंकि पता चला है कि राजेश के ही द्वारा जो होता है इधर गौरव का दूसरे इलाके के रहने वाले अब राजा यादव से ही काफ़ी गहरा दुश्मनी है। लेकिन पुलिस की टीम जो होता है दोबारा पहुंचती है राजेश के पास, पूछने लग जाती क्या कारण है। राजेश कहने लग जाते कि साहब राजा यादव की अपनी पत्नी है अब नीरू यादव का ही हमारे बेटे इधर गौरव के साथ साहब कई महीनों से प्रेम संबंध था और इसकी जानकारी साहब राजा यादव को है और राजा यादव ने ही मिलकर हमारे बेटे की बेरहम तरीके से अपराधियों के तहत हत्या करवाई है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर राजेश के ही तहरीर पर अब इधर जो होता है जाकर राजा यादव और साथ में उसकी अपनी पत्नी और साथ में 4 लोगों के विरुद्ध पुलिस की जो टीम होती है और मुकदमा दर्ज कर लेती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है इस केस में जांच पड़ताल करने की जब लगी होती है तो पता चलता है कि राजा यादव जो होता है अब इस वक्त जो होता है जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। और पुलिस की जो टीम नहीं समझ पाती कि आखिर राजा यादव जो होता है अब कैसे जेल में रहकर गौरव की हत्या करवा सकता है। पुलिस भी उलझ जाती है कि आखिर इस केस को अब किस बिना पर सुलझाया जाए, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत हाथ नहीं लग पाते हैं। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब जब लगी रहती है तो पुलिस की जो टीम होती है समझ जाते हैं कि बस करो इस केस को सुलझाने के लिए हमें जो होता है किसी न किसी हितैषी का सहारा तो लेना पड़ेगा। और पुलिस की जो टीम होती है दोबारा अब घटनास्थल पर पहुँच जाती है।
घटना का निरीक्षण करती है, तौर तरीके से उस इलाके में काफ़ी दुकानदारों से पूछताछ करते हैं कि आखिर क्या किसी ने बदमाशों को अपने सामने देखा हुआ। लेकिन वहाँ दुकानदार जो होते हैं उस समय पहचानने से इनकार कर जाते हैं, क्योंकि बदमाशों के जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से गमछे से ढके होते हैं। लेकिन बाइक जो होता है पूरी तरह से नंबर भी एक तरह से अनजान दिख रहा होता है। वहाँ दुकानदार भी कुछ पहचाने से और बताने से मना भी कर जाते हैं। पुलिस की टीम भी काफी में पड़ जाती है। पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज आ जाते हैं कि आखिर जो होता है अब हम गौरव के हत्यारों को कैसे अब पकड़े और किस बिना पर पकड़े, क्योंकि पुलिस के पास जो होता है राजा यादव के विरुद्ध कोई भी संदेह बस सबूत ना मिल पा रहा था। आखिर राजेश के बिना पर जो होता है अगर राजा को अपने कस्टडी में लिया जाता है तो उसके सामने कौन सा सबूत दिखाया जाएगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब अपना हथकंडा भी अपनाती है और तौर तरीके वाला व्यवहार जो होता है राजा के परिवार वालों के साथ करना जब शुरू कर देती तभी पता नहीं चलता है कि आखिर राजा यादव ने ही मिलकर क्या गौरव की हत्या करवाई है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर गौरव की हत्या के केस के सिलसिले में उलझी पड़ी होती है। तभी ठीक जो होता है अब 12 फरवरी का दिन होता है। तो उसी वक्त जो होता है जो नजीराबाद थाना होता है अब उसी थाने में जो होता है आता है सुधाम अपार्टमेंट से जब फोन आता है तो पता चलता है राजा यादव की जो अपनी माँ होती है मीरा यादव, जो ठीक इधर शिवधाम अपार्टमेंट में कई सालों से रह रही होती है, जिसकी बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है। यह खबर नजीराबाद के ही थाना प्रभारी को जब लगता है तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है शिवधाम भवन में पहुंचते हैं तो पता चलता है एक जो होता है फोल्डिंग होता है, उसी फोल्डिंग पर ही मीरा यादव बेरहम तरीके से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई होती है। पुलिस की टीम पहुँचती है, डेड बॉडी का तौर तरीके निरीक्षण करती पता चलता है कि सिर पर काफ़ी चोट के निशान होते हैं, वह भी किसी वजनदार पत्थर के ही। पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से बॉडी को देखती है, जब देखती है तो पता चलता है कि मीरा यादव की जो उम्र है लगभग 60 साल के ही करीब ही होगा। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े अब नीरू यादव से पूछताछ करती है, जो राजा की ही अपनी पत्नी होती है। जब पूछा जाता है तो नीरू यही कहने लग जाती है कि हमारी जो अपनी सास होती है मौके पर मीरा यादव यहाँ काफ़ी सालों से रह रही होती है, उनकी अपनी बेटी होती है अभरीता यादव, जो यहीं पास जो होता है एक नर्सिंग होम है उसी में ड्यूटी करने के लिए आया जाया करते थे। लेकिन साहब ड्यूटी करने के लिए सुबह निकल जाती, लेकिन जब शाम को लौटती हैं, लौटने के बाद जो होता है जैसे अंदर घुसती हैं तो हमारी ननद देखती है कि हमारी जो सास होती हैं पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में उसी फोल्डिंग पर अब पड़ी हुई हैं। पुलिस की जो टीम होती है नीरव यादव की बात सुन लेती है और सुनने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त जो होता है मीरा यादव की बूढ़ी का पंचनामा बढ़ती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल पड़ता है अब उसी में पोस्टमार्टम हाउस भेजवा देती है। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर इस केस के सिलसिले में जांच पड़ताल करने के लिए अब लगी पड़ी होती है कि आखिर जो होता है गौरव का हत्यारा अभी हाथ तक नहीं आया तो आखिर मीरे यादव का हत्यारा कैसे हाथ आ सकता है। और पुलिस की जो टीम होती है इस कड़ी को 2 एंगलों से देखकर ना समझ पाती है कि आखिर इस कड़ी को अब एक एंगल में कैसे तब्दील किया जाए। और तभी ठीक जो होता है रात को जैसे ही 2 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त अब मीरा यादव की जो अपनी बेटी होती है मौके पर अब रीता यादव अपने थाने में पहुंचती है और पहुंचने के बाद पुलिस के सामने जो होता है एक लिखित तहरीर देती करे लग जाती है कि साहब हमारे माँ का जो हत्यारा वह कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी भाभी सगी भाभी नीरू यादव है। और नीरू यादव अपनी सास की हत्या कराने में कोई कसर नहीं छोड़ सकती है। काफ़ी सारे सबूत जो होता है अब उस एक लिखित पत्र में लिखा होता है, पुलिस को यकीन हो जाता है और शंकावश पुलिस जो थी अब नीरू यादव को अपनी कस्टडी में लेने के लिए जो लग जाती तो पता चलता है कि उसी पत्र में ही एक और नाम लिखा होता है, गौरव यादव का ही अपना ही भाई होता है, दीपक यादव का नाम लिखा होता है। और पुलिस की जो टीम होती है अब दोनों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए लग पड़ जाती है। और जब लग पड़ जाती है पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब जाती है नीरू को भी अपने कस्टडी में लेती है और दीपक को जाकर उसके घर से अपने कस्टडी में ले जाता है। दीपक कपूर और नीरू यादव को जब थाने में पेश किया जाता है तो नीरू यादव जो होती है पुलिस की जब देखती एक बार सकफका आ जाती है। पुलिस की टीम अब नीरू पर अपनी सख्ती दिखाती है क्योंकि पुलिस के सामने नीरू के विरुद्ध काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा हो चुके होते हैं और जैसे सबूत इकट्ठा होते हुए दिखाई देते हैं नीरू को तो नीरू उसी समय पुलिस के सामने टूट जाती है और उसी वक्त अपनी ही सास की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन गौरव की हत्या का जुल्म वह कबूल नहीं कर पाती, कहने लग जाती कि साहब हमें पता है कि गौरव की हत्यारा कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना पति है। और लेकिन दीपक को उस समय अपने ही प्लान में शामिल करने से नीरू इनकार कर जाती है। लेकिन पुलिस जो होती है दीपक को अपने कस्टडी में लेती, पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने भी होता है अब शंका पूरी तरह से जाकर दीपक के ऊपर बन जाता है। और लेकिन पुलिस के सामने अब इधर अब नीरू यादव और साथ में
बगल में खड़ा हुआ दीपक कपूर जो सच्चाई से सुनकर हर किसी का अब जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में जो कानपुर पड़ता है उसी का ही नजीराबाद थाना पड़ता है। उसी थाने के अंतर्गत लाला लाजपत नगर भी आता है और ठीक वहीं का रहने वाला राजा यादव होता है। और उसी इलाके का मौके पर एक दबंग राजा भी होता है। और दबंग राजाई दिखाने की वजह से लोग उसको काफ़ी मान सम्मान और काफ़ी सारे व्यवहारों से लाद दिया करते थे। लेकिन यही जो व्यवहार होता है राजा यादव को एक दिन चलकर दबंगगिरी में शामिल कर लेता है। लेकिन इसी बीच जो होता है दबंगगिरी के नाते राजा यादव के नाम से उस थाने के में जितने भी केस होते हैं ज़्यादा केस राजा यादव के नाम से होते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त पुलिस की निगाहों में फरार ही राजा यादव दिखाई देता है। उसके घर में उसकी अपनी पत्नी होती है नीरू यादव। नीरू यादव के टोटल 3 साल का एक बेटा होता है। अब नीरू यादव जो होती है अपने ही सासू माँ के साथ जो होता अपने घर में तरीके से रहा करती थी। लेकिन नीरू यादव को मन नहीं लगता क्योंकि उसका जो अपना पति होता हर वक्त नीरू यादव से ही दूरी बनाकर रखता था, क्योंकि उसे अब पुलिस की निगाहों से जो बचना होता था। नीरू यादव भी नहीं समझ पाती कि आखिर हमारी जो ज़िंदगी है कब तक अपने पति से दूरियों में बीतता रहेगा। तो इसी बीच जो होता है नीरू यादव अब सोच लेती है कि अब हमें अपने जीवन साथी के लिए कोई ना कोई नया रास्ता तो देखना पड़ेगा। अभी जो होती है नीरू यादव उसी समय सोच बैठती है। तब नीरू की कुछ अपनी सहेली होती है, उन्हीं सहेली के द्वारा जो होता है नीरू यादव LIC के एक एजेंट बन जाती। एजेंट के नाते जो था अब नीरू यादव का अब घर से भी बाहर आना जाना होता है। लेकिन मीरा यादव जो होती है जो नीरू की अपनी सास होती हैं, जब इधर देखती कि नीरू ज़्यादातर जो होता है बाहर रह करती थी लेकिन वह भी अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि नीरू को अब जो होता अपने घर से छोड़े ना, क्योंकि मजबूरी होती है, क्योंकि नीरू की वजह से ही अब घर का पारिवारिक खर्चा भी चल पा रहा था। लेकिन मीरा यादव की टोटल 2 बेटियां होती हैं और जब बड़ी बेटी होती है मौके पर कानपुर बिहाई होती हैं और दूसरी जो बेटी होती है रीता यादव जो मौके पर अब देहरादून बिहाई होती हैं। लेकिन कुछ सालों के अंदर जो होता है रीता यादव को अपने पति के साथ झगड़े तकरार होता है, जिसकी वजह से रीता यादव जो होती है मौके पर अपनी ही माँ के साथ घर गृहस्थी में वहाँ आकर यही मायके में उलझ जाती है और अपने ही माँ के साथ जो होता है शिवधाम अपार्टमेंट में जाकर रहना शुरू कर देती हैं। और रहने की वजह से तरीके से तो खर्चा चलता है, लेकिन इधर जो होता है नीरू यादव LIC एजेंट होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त होता है वह बाहर ही होता है। और नीरू यादव के घर में अचानक एक दिन जो होता है जो टीवी होता है मौके पर सारे चैनल छोड़ देता है और नीरू यादव परेशान हो जाती है। और जब परेशान हो जाती है तो नीरू यादव के पास जो होता है इधर गौरव का ही अब नंबर होता है और नंबर होने की वजह से गौरव के पास कॉल कर देती है। और गौरव जैसे ही खबर पाता है तो इधर अपने ही कस्टमर का फ़ोन रिसीव होने की वजह से तुरंत जो होता है बाइक लेता और निकल पड़ता है। और जैसे ही घर में जाता है तो पता चलता है घर में इधर नीरू के ना अपना पति होता है, ना अपने बेटे होते हैं, ना अपने सास और ना अपनी ननद होती है। घर में नीरू अकेली होती है और घर में जो टीवी होता है मौके पर चल नहीं रहा होता है। गौरव पहुँचता टीवी को चलाने की जब कोशिश करता है, अब नीरू की जो निगाह होता है गौरव के ऊपर पड़ जाता है। गौरव की जो उम्र होता है लगभग 27 साल के आसपास ही होता है, हट्टा कट्टा होता है, देखने में एकदम हड़बड़ होता है। अब नीरू इसी अवस्था को देखकर पूरी तरह से वही मोहित सा हो जाती है, क्योंकि नीरू की अपनी एक ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि पति की जो दूरी होती है काफ़ी महीनों से पनपा हुआ था, जिसकी वजह से नीरू अब उसी वक्त जो होता है एक अपनी भाभियागिरी दिखाना जो होता है जाकर गौरव के ऊपर शुरू कर देती है, हंसी ठिठोली करना शुरू कर देती हैं। और गौरव को यही सब मन भा जाता है। गौरव समझ जाता है कि बस करो, पति की दूरी की वजह से नीरू की जो चाहते होती है प्रतिदिन बढ़ रही हैं। और नीरू से जाकर वहीं जो होता है गौरव हंसी ठिठोली करना शुरू कर देता है, भाभी देवर का रिश्ता बना लेता है। लेकिन गौरव जो होता है उसी दिन कह देता है कि हमें लग रहा अब टीबी आपका ठीक हो गया है। लेकिन नीरू का मन वहीं मचल जाता है कि आखिर अगर ठीक हो जाएगा तो हमारी दोबारा मुलाकात गौरव से कैसे हो पाएगा। तो गौरव से नीरू कह देती है कि हमें जब भी ज़रूरत होगा तो हम आपको अपने पास बुला लेंगे, आपको आना पड़ेगा और हमारा केबल नहीं कुछ और काम करने के लिए। लेकिन इधर जो होता है गौरव यही समझता है कि हो सकता है LIC एजेंट होने के नाते हो सकता हमें एजेंट के लिए प्रेरित करें। अभी इधर जो होता है गौरव यह बात जब सुनता मोबाइल नंबर लेता चला जाता है। 3 दिन का वक्त बीतता है और 3 दिन में जो होता है नीरू पूरी तरह से और गौरव की कल्पना में खो खोकर परेशान हो जाती है। हर वक्त गौरव की याद में तरह तरह के ध्यान मचलाना शुरू कर देती। 3 दिन बाद दोबारा रात के लगभग 11 बजे के आसपास गौरव को फ़ोन कर देती है और गौरव से यही समझता है कि हमें लग रहा है नीरू अब LIC का एजेंट बनाने के लिए फ़ोन कर रही है। और गौरव खबर पाता है तुरंत निकल पड़ता है बाइक लेकर और गौरव जो होता है नीरू के कमरे में घुसता है। और जब घुसता है तो इधर नीरू जो होती है अपने ही कमरे में
एक ही कपड़े में खड़ी होती है। इस अवस्था को देखकर गौरव नहीं समझ पाता है, लेकिन गौरव जो होता है उसी वक्त अंतर जब जाता करने लग जाता क्या गड़बड़ हो गया है। लेकिन नीरू कह देती कि हमारे शरीर में काफ़ी सारे गड़बड़ी तो हो गए, उसको तुम ही ठीक कर पाओगे। और गौरव समझ पाता है, और वहीं जो होता है गौरव के सामने नीरू अपनी मन की बात रख देती है। हसरते वाली जब बात रखती है तो गौरव समझ जाता है, जिसकी वजह से वहीं अपने ही बेडरूम में ले जाती नीरू, और वहीं गौरव के साथ जो होता है अनैतिक संबंध बना लेती है। अब यह सिलसिला जो होता है नीरू और गौरव के बीच आए दिन शुरू हो जाता है। यह सिलसिला चलते चलते लगभग 1 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है गौरव के साथ अब नीरू का जो होता है बाहर होटलों, बाहर पार्कों और बाहर अपार्टमेंट में और साथ में बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में आना जाना हो जाता है, जिसकी वजह से मीरा यादव को भी शंका होने लग जाता कि ज़रूर हमारी बहू का ही अब गौरव के साथ अफेयर है। लेकिन जब शंका यकीन में मीरा यादव को बदल जाता तो उसी वक्त मीरा यादव जो होती है अब जेल में चली जाती है, और जाने के बाद अपने बेटे अब राजा यादव से मुलाकात करती और सारी सच्चाई अपनी बहू के बारे में बतला देती है। और राजा यादव जैसी खबर पाता है, खबर पाने के बाद जो होता है अक्टूबर के महीने में मौके पर उसकी बेल हो जाती है। बेल होने के बाद आता पहले अपनी पत्नी का खबर लेता, तौर तरीके से पिटाई भी करता है। जब सारी सच्चाई जान जाता तो एक दिन जो होता है राजा यादव रास्ते से जा रहा होता, तभी उसी के सामने गौरव दिख जाता। गौरव कपूर दिखता तो वहीं पर उसको तबोड़ी करता है, यहाँ तक कि वहाँ उसकी जाकर पिटाई भी करवा देता है। और पिटाई होने के बाद जो होता है गौरव यादव जो होता है कई दिनों से राजा यादव के घर आना जाना अब बंद कर देता है। लेकिन इसी बीच पुलिस के हथकंडे जो होता है अब राजा यादव दोबारा चढ़ जाता है, और चढ़ने की वजह से जो होता है बेधड़क तरीके से अब नीरू यादव और साथ में गौरव कपूर दोनों मिलना जुलना दोबारा शुरू कर देते हैं। लेकिन जब शुरू करते हैं दोबारा इसकी खबर जाकर मीरा यादव की ही वजह से जाकर जेल में बंद पड़े राजा यादव को लग जाता। वह खबर पाता तो उसी वक्त काफ़ी सारे व्यवहारियों को अपने तौर तरीके से संपर्क करता है, तो उसके काफ़ी सारे जो होते हैं कारनामे वाले आपराधिक जेल में बंद हुए कुछ मुजरिम होते हैं, उनसे संपर्क करता, उन्हीं के द्वारा उनको एक बड़ा ही तौर तरीके सुपारी दे देता। और सुपारी पाने के बाद जो होता है अब ठीक है इधर उसी वक्त अब वह जो कारनामे वाले आपराधिक व्यक्ति होते हैं अब इधर जाकर खुद गौरव के पीछे पड़ जाते हैं। और जब पड़ते हैं ठीक इधर अब जैसे ही 6 फरवरी साल 2014 का ही वक्त होता है, तो उसी वक्त गौरव जो होता है रात के 10 बजे के आसपास जो होता है उसी में से एक व्यक्ति गौरव के पास कॉल करता और बहानेवश केबल ऑपरेटर के लिए बुला लेता है। और गौरव बाइक लेकर निकल जाता है। जैसे ही अब फजलगंज पहुँचता वहीं पर घेर लेते हैं, वहीं बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं, फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है अब कुछ महीने पर रहकर कैसे न तैसे कर कर जो होती है नीरू गुजारती है। लेकिन जब नीरू को एहसास हो जाता है कि हमारी सास मीरा यादव की वजह से हमें अपने प्रेमी से हाथ धोना पड़ा, तो उसी वक्त जो होता है इधर नीरू यादव अपनी सास मीरा यादव को ठिकाने लगाने के लिए अब लग जाती, तौर तरीके से प्लान बनाती है। लेकिन इसकी जानकारी जाकर खुद जो होता है गौरव के छोटे भाई दीपक कपूर को दे देती है, कहने लग जाती कि तुम्हारे भाई का हत्यारा तो हमारी अपनी सास है, जिसकी वजह से दीपक भी उसी वक्त जाकर नीरू की बातों में आ जाता। और नीरू और दीपक मिलकर दोनों ही बड़ा खतरनाक प्लान बनाते हैं, जिसकी वजह से अब दीपक भी नीरू के प्लान में शामिल हो जाता है। और नीरू और साथ में दीपक जो था अपनी खुन्नस निकालने के लिए हर वक्त अब मीरा यादव के इर्द गिर्द मराना शुरू कर देते हैं। और तभी ठीक जो होता है 12 फरवरी साल 2014 का जब वक्त होता है तो पता चलता है कि इधर खुद दीपक को ही कि इस समय जो शिवधाम अपार्टमेंट है उसी अपार्टमेंट में मौके पर जो होता है मीरा यादव है। और खबर पाने के बाद उसी वक्त नीरू और दीपक दोनों निकल पड़ते। अपार्टमेंट घुसते पता चलता कि ठीक जो होता है एक बेड होता, उसी बेड पर मीरा यादव बैठी हुई हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी बेटी होती है मौके पर वह नर्सिंग होम गई हुई होती है। अब यह सब नज़ारा देखकर दोनों की जो होती है उसी समय अकाल्पनिक तरीका जाग जाता है। और जागने के बाद जो होता है कमरे में घुसती हैं तो उसी वक्त नीरू पास में पड़ा वजनदार पत्थर लेती है, और लेने के बाद दीपक और नीरू दोनों मिलकर बेरहम तरीके से मीरा यादव की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वहाँ उसी वक्त जब कमरे से निकलने लग जाते हैं तो इधर जो होती है रीता यादव अब दोनों को उतरते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से शंका के निगाह में चढ़ जाती है। पुलिस के सामने लिखित पत्र में उन्हीं दोनों का नाम जो होता है उस घटनाक्रम के तहत डाल देती है, जिसकी वजह से शंका के घेरे में दोनों चढ़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो होता है अब जाकर नीरू यादव और साथ में दीपक
कपूर के तहत आधा पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह सनस रह जाती है, दोनों को अपने कब्जे में लेती है और 2 केस का खुलासा होने के बाद पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में डाल देती है और कोर्ट में डालने के बाद दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के हैं और राजकुमार वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के हैं और नयन कुमार त्रिपाठी जो उत्तराखंड नैनीताल के हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।